आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का, दैट इज हेरिडिटी। हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। हेरिडिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स जो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, जो कैरेक्टर्स तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर offspring. This is called heredity. स्टूडेंट्स आप लोग राइट डाउन करते जाइए। ऑफस्प्रिंग का मतलब समझते हो? नया यंगन, न्यू यंगन, न्यू यंगन। हेरिडिटी का मतलब है तुम्हारे कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, जो आपकी वो ट्रांसफर होके आपकी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। ये जो प्रोसेस होता है ना कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरी आंखें हैं मेरे पापा जैसी, नाक है मेरी मम्मी जैसी, तो ये मेरी आंखें और नाक मेरे मम्मी पापा से कैसे मिल रही है? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी की वजह से। किसकी वजह से? हेरिडिटी की वजह से। क्योंकि कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं ना मेरे पेरेंट्स से, वो मेरे अंदर आए हैं, वो मेरे अंदर आए हैं। तो कैसे आए हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। किससे बेटा? हेरिडिटी। आपको समझ में आ रहा है? अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक टर्म्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ताकि आपको चैप्टर समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये आपने लिख लिया होगा, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख देना। सबसे पहला है हमारा डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, डीएनए एक ऐसी चीज है जिसके कारण जो कैरेक्टर्स आपके अंदर आ रहे हैं आपके पेरेंट्स के थ्रू, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं? डीएनए के थ्रू आ रहे हैं। किसके थ्रू आ रहे हैं? डीएनए के थ्रू। आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और नया यंगन बनता है, तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो उन गैमेट्स के अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। और वो डीएनए फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद में वो डीएनए के थ्रू जो कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। अब देखिए डीएनए क्या है? डीएनए एक तरह से मैप है। इट इज लाइक ए मैप। जैसे कि मान लीजिए आपको एक कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप क्या करते हैं? पहले नक्शा बनाते हो कि भाई एक रूम यहाँ होगा, एक किचन यहाँ होगा, एक रूम ऊपर होगा, तो पहले आप मैप बनाते हो। वैसे ही क्या एक नया ऑर्गेनिज्म बनने के लिए क्या बनता है? मैप बनता है। तो डीएनए क्या है? एक मैप है। डीएनए के अकॉर्डिंगली आपका एक नया यंगन बनता है। जैसे कि डीएनए में ये है कि इसकी हाइट कैसी होगी? लॉन्ग होगी। ठीक है। और डीएनए में ये है कि इसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन होगा वो फेयर होगा। ठीक है। डीएनए से ही पता चलता है कि इसकी आईज का कलर ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, इसके हेयर्स कैसे स्ट्रेट होंगे, कर्ली होंगे, ब्राउन होंगे, ब्लैक होंगे, कैसे होंगे। तो जो भी कैरेक्टर्स आपके अंदर आ रहे हैं आपके पेरेंट्स से, वो किसके थ्रू आते हैं? डीएनए के थ्रू। बिना डीएनए आपके अंदर कोई भी कैरेक्टर्स नहीं आ पाएंगे। आप देखो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तब क्या होगा? डीएनए का फ्यूजन भी होगा। अब डीएनए का कुछ फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद में क्या होगा कि उसमें जो सिलेक्टेड कैरेक्टर्स है वही आपके नए यंगन में आते हैं, वही कैरेक्टर्स आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। ठीक है, फिर हम दूसरी टर्म की बात करते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
हमने सेल पढ़ा है 8th क्लास में, 9th क्लास में बहुत पढ़ा है। सेल पढ़ा है ना। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल क्या बनाती है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको कौन कर रहा है? सेल ही कर रहा है। ठीक है। अब देखिए बेटा, सेल में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। सेल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका है सेल है, ये क्या है आपका? सेल है। तो ये जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये जैसे कि मान लीजिए ये आपका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। लिख लीजिएगा, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स present in nucleus। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? हमारे डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए का काम क्या होता है? कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो मेरे पेरेंट्स से मुझे जो कैरेक्टर मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? उनके डीएनए के थ्रू। उनका डीएनए फ्यूज हुआ तभी जाके तो मेरे अंदर कैरेक्टर आए ना। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, आपको जो आपके एज जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, अरे ये तो अपने मम्मी पे गए हैं, अरे ये तो अपने पापा पे गए हैं। वो कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि कैसे हुआ है? ये डीएनए से कैरेक्टर्स आए हैं आपके अंदर। किसके थ्रू? डीएनए के। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब है एक वर्ड आता है जीन। आपने सुना होगा मैम ये जीन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? बहुत से बच्चे जीन और क्रोमोसोम और डीएनए में कंफ्यूज होते हैं, बट अभी आपका क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। देखिए जैसे कि ये है आपका क्रोमोसोम। ये क्या है आपका? क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि जो अब क्रोमोसोम है आपके हमेशा पेयर में होते हैं। आपको पता है ना ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, जिसमें जो 23rd पेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम है तो जो मेल का सेक्स क्रोमोसोम है उसको हम बोलते हैं XY, फिर फीमेल का जो है उसको हम बोलते हैं XX। एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जीन की बात कर रहे थे कि जीन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो सेगमेंट जो आप बता रही हूं मैं आपको, ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो सेगमेंट है ये आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं कि आपका हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेयर कलर। आपको पता है क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। तो जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जो होता है, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जैसे कि ये वाला सेगमेंट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला सेगमेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला सेगमेंट हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अलग अलग सेगमेंट अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसे हम कहते हैं जीन। फंक्शनल सेगमेंट of DNA is called gene. Is that clear students? आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप लोग कर लेना, मैं हटा दूंगी।
क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया, आपको डीएनए के बारे में पता चल गया, आपको जीन के बारे में पता चल गया। अब एक नया वर्ड और है अलील। अलील, अब देखिए बेटा अलील क्या है, अलील थोड़ा डिफरेंट है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है, तो ये वाला पार्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखिए बेटा हाइट दो टाइप में हो सकती है, या तो लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी, ठीक है, या तो होगी लॉन्ग या होगी शॉर्ट, ठीक है। और आई का कलर, आई कलर या तो ब्राउन होगा, ठीक है, या फिर ब्लैक होगा। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म जो बता रहे हैं कैरेक्टर्स का, इसे हम कहते हैं अलील। इसकी डेफिनेशन होगी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। जो कैरेक्टर्स जो जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है उसे हम कहते हैं अलील। जैसे कि ये मान लो हाइट का कैरेक्टर है, अब हाइट दो टाइप में हो सकती है, या तो लॉन्ग हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। जो कलर कॉम्प्लेक्शन या तो वो व्हाइट होगा, फेयर होगा, या फिर थोड़ा डल होगा, ठीक है, या थोड़ा स्किनी कलर होगा, जैसे आई का कलर हो गया, या तो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है हमारे जो कैरेक्टर के, इसे हम कहते हैं अलील। क्या कहते हैं, अलील। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है स्टडी ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब देखिए दूसरी टर्म्स आती है हमारी होमोलॉगस और हेट्रोलॉगस। देखिए आपको पता है आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। पेयर में है तो इसका मतलब क्रोमोसोम कितने हैं, 46। कितने हो गए, 46 हो गए। अब देखिए होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या हो गया, सेम। और यहां पे लॉगस का मतलब है क्रोमोसोम। क्या है, फिर हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। एंड लॉगस का मतलब हो गया क्रोमोसोम। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 22 पेयर्स जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं। उनकी हाइट भी सेम होती है, ठीक है, उनकी जो जीन की लोकेशन है वो भी सेम होती है। बस एक 23rd जो क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, एक तो उनकी हाइट भी सेम नहीं होती, ठीक है, दूसरा वो क्रोमोसोम भी अलग अलग होते हैं। मेल में क्या होता है, XY, और फीमेल में क्या होता है, XX। इसीलिए जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोलॉगस। और जो 23rd पेयर जो आपका क्रोमोसोम का है उसे हम कहेंगे हेट्रोलॉगस। क्या कहेंगे, हेट्रोलॉगस। हेट्रो मतलब हो गया डिफरेंट। यहाँ पे जो 23rd पेयर जो आपका है वो डिफरेंट है, तभी तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलॉगस, ठीक है। और होमोलॉगस इनको ऐसे बोलेंगे, होमो मतलब क्या होता है, सेम। इनका जो लोकेशन है, इनकी जो हाइट है, 22 जो क्रोमोसोम आपके बचे, मतलब 44 क्रोमोसोम जो है वो कैसे आइडेंटिकल है, मतलब उनकी हाइट भी सेम है, ठीक है, उनकी जो जीन की लोकेशन है वो भी सेम है, सब कुछ उनका सेम है। बस एक जो 23rd क्रोमोसोम है वो अलग है थोड़ा, क्योंकि उनकी हाइट भी अलग है, जीन का जो लोकेशन है वो भी अलग है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म्स है आपकी होमोजाइगस। इसको आप राइट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। अब स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है कि हम लोग हेरिडिटी क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग हेरिडिटी क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे अंदर कैरेक्टर्स आए कैसे, हमारे अंदर कैरेक्टर्स आए कैसे। ये जो हेरिडिटी की जो थ्योरीज है वो किसने दी थी, मेंडल ने दी थी। किस साइंटिस्ट ने दी थी, मेंडल ने दी थी। इन्होंने इसके ऊपर 12 साल स्टडी की थी। कितने साल, 12 साल, 12 ईयर्स इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी।
और वो भी किसका एग्जाम, मतलब किसका साथ, मतलब किसका एग्जाम्पल नहीं सॉरी, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? पायसम सैटाइवम। पायसम सैटाइवम। इज दैट क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है हमारा होमोजाइगस और दूसरा है हेटेरो। होमो मतलब वही सेम, और जाइगस मतलब यहां पे हो जाता है आपका जीन। क्या है? जीन। जीन मैंने आपको बताया था फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, होता है। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, और जाइगस का मतलब होता है जीन। अब जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये है एक क्रोमोसोम, एक ये हो गया, और एक क्रोमोसोम आपका ये हो गया। अगर मान लीजिए हाइट, जीन का मतलब क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट। मान लीजिए यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर है, यहाँ पर हाइट का जीन है, और यहाँ पर हाइट का जीन है, दोनों जगह हाइट का जीन है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोल देंगे? होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर मान लीजिए ये एक आपका क्रोमोसोम, ये एक ये, यहाँ पे मान लीजिए हाइट का क्रोमोसोम है, उस हाइट का जीन है, और यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या हो जाएगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब हेटेरो में क्या होता है? डिफरेंट कंडीशंस होती है। क्या होती है? डिफरेंट कंडीशन। और होमो में क्या होती है? सेम कंडीशन होती है। और ऐसे भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए इसमें आपका हाइट का कैरेक्टर है, इसमें भी हाइट का कैरेक्टर है, लेकिन इसमें क्या है? लॉन्ग है हाइट का कैरेक्टर, है ना, और इसमें क्या है? शॉर्ट है। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो ये भी तुम्हारी क्या हो गई? हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज कर लेके लिख लेना। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस आपको समझ में आ गया कि जब आपका जीन सेम अगर प्रेजेंट हो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, तब वो हो गया होमोजाइगस कंडीशन। और अगर हेटेरोजाइगस है तो मतलब क्या? जीन डिफरेंट है दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो क्या हो गया? हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखो बेटा, नेक्स्ट आता है आपका प्योर ब्रीड। क्या होता है प्योर ब्रीड? क्या होता है? कोई जानता है व्हाट इज प्योर ब्रीड? जैसे कि मान लीजिए जब मैंने दो टॉल पेरेंट लिए, दोनों क्या है? टॉल पेरेंट है, ये भी टॉल है, पहला वाला आपका पेरेंट, दूसरा पेरेंट भी आपका क्या है? टॉल है। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करवाया, तब क्या हो गया? शॉर्ट पैदा हो गया, जो ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग मतलब समझते हो आप? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है न्यू यंग वन, और इसको हम प्रोजेनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेनी मतलब जैसे मान लीजिए मेरे मम्मी और पापा की प्रोजेनी कौन है? मैं हूं। आप अपने मम्मी और पापा की प्रोजेनी कौन हो? आप हो। आपके मम्मी और पापा की प्रोजेनी कौन हो? आप है। मतलब नया जो ऑफस्प्रिंग उन्होंने बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। तो मान लीजिए जो दोनों पेरेंट, मान लो पहला आपका जो पेरेंट है, मेल पेरेंट भी टॉल है, फीमेल पेरेंट भी टॉल है, लेकिन जो नया प्रोजेनी जो बन रही है वो कैसी होगी? शॉर्ट होगी। कैसी होगी? शॉर्ट होगी। तो हम क्या करेंगे? अब दूसरी वापस जब क्रॉस करवाएंगे तब क्या होगा? टॉल पैदा होगी। अब हम क्या करेंगे इसमें? इस जो शॉर्ट वाले हैं इसको हटा के वापस जो आपका जो नया प्रोजेनी टॉल बनी है ना, उसको वापस क्रॉस करवाएंगे, तब आपको वापस टॉल क्रॉस करवाने के बाद में वापस जो नई प्रोजेनी मिलेगी वो मिल गई आपको टॉल। इसे हम कहते हैं प्योर ब्रीड। मतलब सिर्फ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स को ही आपने सिलेक्ट किया है, बाकी की जो आपको नहीं चाहिए थी उसको आपने हटा दिया। जैसे कि मान लो ये शॉर्ट जो आपका प्रोजेनी पैदा हुई, इसको आपने हटा दिया, इसको आपने हटा दिया, और टॉल जो टॉल प्रोजेनी है, टॉल प्रोजेनी के साथ में इसका वापस क्रॉस करवाया, और तब आपको जो प्रोजेनी मिली वो क्या मिली? टॉल मिली। मतलब जो आपको चाहिए वही मिली। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्योर ब्रीड। क्या कहेंगे? प्योर ब्रीड। आप इसको लिख लीजिएगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरे टर्म्स के बारे में बात करते हैं। एक है फिनोटाइप, दूसरा है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब समझते हो कि दिखने में कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस। और जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया? जीन अपीयरेंस। जैसे कि मान लीजिए आपका ये टी और टी है, मतलब ये टॉल और ये शॉर्ट। अब जब हमको इनमें से क्रॉस करवाएंगे तो नए ऑफस्प्रिंग में क्या, कौन सा कैरेक्टर आएगा? टॉल वाला ही आएगा। ठीक है, तो दिखने में तो ये टॉल है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। लेकिन जब हम इसमें क्रॉस इसमें जीनोटाइप में देखेंगे, ये हो गया टी और टी, इसमें भी आपका टॉल ही बन रहा है, लेकिन आपको पता है नहीं कंप्लीटली प्योर ब्रीड नहीं है। कंप्लीटली प्योर ब्रीड नहीं है ना, क्योंकि इसके साथ में एक रेसेसिव कैरेक्टर भी है। साथ में क्या है? रेसेसिव कैरेक्टर भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। देखिए स्टूडेंट्स, डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपका शेर और हिरन है, वो दोनों लड़ रहे हैं। अब दोनों लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जीतेगा कौन? शेर जीतेगा। तो शेर क्या हो गया? तुम्हारा डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या हो गया? डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो हिरन है वो क्या हो गया? रेसेसिव कैरेक्टर। क्या हो गया? रेसेसिव कैरेक्टर। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? उभर के आता है। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है किसमें? नए ऑफस्प्रिंग के अंदर। और रेसेसिव कैरेक्टर रेसेस हो जाता है, मतलब पीछे हट जाता है, वो आपको नए ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं शो होता है। इज दैट क्लियर टू यू? फिर हम बात करते हैं, आपकी जो जनरल टर्म्स है वो हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेंडल जो थे, उन्होंने 12 साल इसके ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर स्टडी किया कि कैसे आपके कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन से प्लांट का यूज किया? पी प्लांट। अब आप सोचते हो कि मैं पी प्लांट ही क्यों यूज किया? क्यों पी प्लांट ही क्यों यूज किया? सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसके अंदर बेटा वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट कहने का मतलब ये है कि पी प्लांट जो होते हैं वो टॉल भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, राउंड भी होते हैं, रिंकल्ड भी होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे कैरेक्टर्स आपको एक ही प्लांट में मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं यूज करोगे? और दूसरी बात क्या है? इट इज इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल होता है ये। ठीक है, तीसरा है, पहला तो ये है कि इजीली अवेलेबल रहता है। फिर क्या है कि ये इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। इट हैव शॉर्ट लाइफ स्पान। इसकी बहुत शॉर्ट लाइफ स्पान होती है, मतलब 2 से 3 महीने में ये आपका कंप्लीटली ग्रो कर जाता है। अब 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये ग्रो कर रहा है तो हमारे लिए ये मेंटल के लिए इजी रहता है ना कि भाई हम पूरी की पूरी इसके जो कैरेक्टर्स है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, वो इजीली स्टडी कर सकता है। एक तो पूरा साल लग रहा है किसी चीज को स्टडी करने में, एक तो पूरा साल लग रहा है, एक सिर्फ 3 महीने लग रहे हैं, तो हम तो जो कम टाइम लग रहा है वही चूज करेंगे। इसलिए इन्होंने पी प्लांट को यूज किया, क्योंकि ये 2 से 3 महीने में आपका पूरा कंप्लीटली ग्रो कर जाता है। दूसरा, इसमें वाइड वैरायटी होती है, बहुत सारी वैरायटीज होती है इसके अंदर, और ये इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इन्हीं रूल्स मतलब इन्हीं चीजों को देख के इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब पी प्लांट में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने 3 लॉज दिए थे। पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट, तीसरा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां तक आपको जो मैंने पढ़ाया आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों लॉज के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया। थैंक यू सो मच। वी विल मीट